हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 13 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जब जिया को होश नहीं आया तो अखिल बेहद घबरा गया। डॉक्टर के कहे अनुसार उसने दूसरा डोज भी दे दिया, परंतु फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने उससे कहा, अब अंतिम एक ही उपाय यही है कि उसे बॉडी हीट देने की ज़रूरत है। तुम उसे बॉडी हीट दे दो। सुनकर वह बेहद चौंक गया। कोई और उपाय डॉक्टर? और कोई उपाय रहता तो हम बताते नहीं। जो उपाय करना था हमने कर लिया, अब और कोई उपाय नहीं है, बोलकर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। अखिल सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? नहीं, यह ठीक नहीं। किसी की मर्जी पूछे बिना किसी के करीब जाना, उसकी मर्यादा भंग करना होगा। नहीं नहीं, यह नहीं होगा मुझसे। मैं नहीं कर सकता ऐसा, कभी नहीं, कतई नहीं। इसके विश्वास के साथ अंकल आंटी के विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता। उस घर में मैं सालों से आ जा रहा हूँ। मेरे जन्म से पहले से पापा का रिश्ता है। बेटे की तरह मानते हैं तो उनके इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता मैं। वह तुरंत उसके पास से उठकर दूसरे चेयर पर जाकर बैठ गया। बहुत टेंशन में था वह। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर जिया अभी तक बेहोश थी। उसकी भी चिंता हो रही थी। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। वह इस स्थिति में था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या करें क्या नहीं। उसने एक बार फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर, इसके अलावा कोई और उपाय? तो डॉक्टर ने इस बार डांट दिया। हाँ, इसके अलावा आप एक ही उपाय है, उसे मरते हुए छोड़ दो। सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। तो फिर मैंने जो कहा वही करना होगा। अगर वाकई तुम उसे बचाना चाहते हो, उसकी जान की परवाह है, तो तुम संकोच छोड़ दो। तुम्हारा इरादा गलत नहीं है और ज़्यादा देर हुई तो शायद उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ। तो फिर ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। तब अखिल उठा और उसके करीब आकर बैठ गया। उसकी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी। वह वहाँ से उठने लगा। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी मानो अंतरात्मा से आवाज़ आई, अखिल, यह तुम क्या कर रहे हो? इसे इस हालत में छोड़कर जा रहे हो? सोचो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके घर वाले को क्या कहोगे, क्या मुंह दिखाओगे? वो सब जाने दो। क्या कभी खुद को माफ़ कर पाओगे? अपने गिल्ट से उबर पाओगे? बचा लो, इसकी जान बचा लो। अखिल वापस बैठ गया और कुछ देर बाद अपने कपड़े रिमूव कर उसके साथ ब्लैंकेट में आ गया। इधर दोपहर को सपना जी अपने कमरे में आराम करने आई तो उनकी आंख लग गई। तभी एक तेज़ आवाज़ कानों में पड़े, माँ मुझे बचा लो मुझे माँ। वह बेहद परेशानी में दिखी, घबराई हुई, और उसे वह लगातार आवाज़ दे रही है, हाँ माँ सुनो, बचा लो मुझे। जिया मेरी बच्ची। बोलते हुए सपना जी की आँख खुली। वह बेहद घबराई हुई थी और पसीने से तरबतर हो चुके थे। संयोगवश अभी सत्येंद्र जी घर पर ही थे। सपना जी की आवाज़ सुनकर भाग कर आए। क्या हुआ सपना? आप इस तरह क्यों चिल्लाई, क्यों डर गई? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ सत्येंद्र जी, वो अपनी जिया। क्या हुआ जिया को? जिया किसी मुसीबत में है। मैंने उसे देखा भी सपने में। वो मुझे बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी। आप जल्दी से पता करिए, हमारी बच्ची ज़रूर किसी मुसीबत में है। मुझे ऐसे भी बहुत बुरे ख्याल आते हैं। वह पक्का किसी मुसीबत में है। प्लीज़ आप पता लगाइए। वह लगातार बोलते हुए हाँफ रही थी। सत्येंद्र जी ने एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। लीजिए, पानी पीजिए और शांत रहिए। उनके सिर को सहलाते हुए कहा, आप ज़्यादा सोच रही हैं जिया के बारे में। हमेशा दिमाग में वही और उसकी बातें घूमती रहती है।
इसलिए सपने में देखा। लेकिन सपना जी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। एक अनजान डर से वह भयभीत हो रही थी। उनकी हालत देखकर सत्येंद्र बाबू ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ, पर आप शांत रहिए और यह सपने वाली बात भूल जाइए। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची के साथ। वैसे भी कहते हैं दिन का सपना हमेशा झूठ होता है, तो ज़्यादा मत सोचिए। और यह मत भूलिए कि उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं ले गया है। वह अपनी मर्जी से हम सबको छोड़ कर गई है। नहीं, वह ज़रूर किसी मुसीबत में है। आप पता कीजिए। ठीक है, मैं पता करता हूँ, आप आराम कीजिए। बोलकर वह पता करने लगे। लेकिन कैसे पता करूँ? अगर पुलिस के पास भी जाऊँगा तो बोलेंगे कि भाग गई अपनी मर्जी से। और किसके खिलाफ़ कंप्लेंट करूँ? क्या कंप्लेंट करूँ? अचानक उन्हें कनाडा वाला नंबर याद आया और फिर अपने कॉल लॉग से निकालकर उस पर एक बार कॉल ट्राई किया, पर इस बार भी कॉल नहीं लगा। उन्होंने मोबाइल रख लिया पॉकेट में और वापस अपने ऑफिस के लिए विदा हो गए, मन में यही सोचते हुए कि जिया का पता तो लगाना होगा। फिर उसे दीपक की याद आई। उसका बेटा अखिल तो वहीं रहता है। एक बार पूछता हूँ और पता करने बोलता हूँ। यह नंबर अगर वाकई कनाडा का है तो किस एरिया का है? इधर कार में पिया का जवाब सुनकर नील शॉक्ड रह गया। वह पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ तक ऐसा था कि उससे मिलने के लिए लड़कियां तरसती थी। उसके बारे में जानने के लिए लोग गूगल सर्च करते थे। और एक ये लड़की है, इसको सामने से कहा पूछने के लिए तो इनकार कर रही है। और उससे भी बड़ी बात ये कि इस बात के लिए नील को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। वह शांत रहा, जो कि एक चमत्कार था। और इस बात का ताज्जुब खुद नील को भी हो रहा था। एक पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा गई। अब आगे नील को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार अब की बार पिया ने चुप्पी तोड़ी। आप नहीं जानना चाहेंगे मैंने क्यों नहीं पूछा आपके बारे में? जानना तो है, पर आप बताना चाहेंगी तब तो। सबसे पहली बात तो ये कि मैं किस हक से पूछूं और किस लिए? हमारा तो शायद कोई रिश्ता ही नहीं, ना ही रिश्ते का कोई वजूद दिख रहा, ना ही कोई फ्यूचर। यह रिश्ता तो बिन पेंदी के लोटे जैसा है, जिसका कोई बेस नहीं, आधार नहीं। वैसे मुझे भी पूछना था कि आपने गिफ्ट दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ले भी लिया, पर मैं पूछ नहीं सकी आपने गिफ्ट किस रिश्ते से दिया। उसकी बातों से नील चुप रह गया। क्या जवाब दूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उसने कहा, अरे आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हमारी शादी हुई है। हाँ, भले ही हालात अलग थे, पर उसमें जो भी रस्में हुई उसमें सबने आपको नेग दिया। माँ ने, दीदी ने, भाभी ने मुझे भी देने के लिए कहा तो उसी के नाते दिया। पर अगर आपको उस नाते वो यह गिफ्ट स्वीकार नहीं तो फिर दोस्ती के नाते रख लीजिए। पिया ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी ठीक हालातों में नहीं हुई। हम दोनों ही इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे, पर फिर भी हम साथ रह रहे हैं, एक घर में, एक कमरे में। यूं ही तो नहीं, अरे कुछ नहीं तो दोस्ती का रिश्ता तो है ही ना। पर हम दोस्त कब बने? पिया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अभी बन जाते हैं। अब उसके लिए भी तो कोई डेट, तिथि या मुहूर्त तो होती नहीं है। तो आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। हाँ, पर अगर आपको मंजूर ना हो मेरी दोस्ती तो ज़बरदस्ती मेरी बात मान रखने के लिए स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं। मैं आप पर यह दोस्ती का रिश्ता भी थोपना नहीं चाहता। आप आज़ाद है निर्णय लेने के लिए। इसमें क्या निर्णय लेना, सोचना समझना? दोस्त तो कभी भी बन जाते हैं लाइफ में। तो फिर बढ़ाइए अपना हाथ। पिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो नील ने भी झट से उसका हाथ ऐसे थाम लिया मानो यह मौका वह गंवाना नहीं चाहता हो। उसे खुद भी आश्चर्य हो रहा था
एक से एक लड़कियां तो मुझसे दोस्ती करने के लिए, आसपास फटकने के लिए लालायत रहती है। यहाँ तक कि एक इशारे पर वह बेड पर आ जाती है और मैं इसकी दोस्ती के लिए परेशान हूँ। रियली शी इज़ डिफरेंट गर्ल। और कुछ इसी तरह बात करते हुए दोनों पहुँच गए तो मेन गेट पर पापा, भाई पार्थ और दादी खड़े इंतज़ार कर रहे थे। पिया ने कार में बैठे ही देख लिया और वहीं सुबकने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। अरे हद है, मतलब रास्ते भर आप बात करती आई हैं और जब यहाँ पहुँच गई तो रोना शुरू कर दिया। क्यों? अब तो आ गई आप तो खुशी खुशी सबसे मिलिए ना। ऐसा भी नहीं है कि आपको ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी है या कोई टॉर्चर करता है, फिर रो क्यों रही हैं? मिस्टर अग्निहोत्री, आपको अपना घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता, फिर पता चलता कि क्यों रोना आ रहा है। बोलकर उसने झट से कार का डोर खोला और भागी। मिस्टर अग्निहोत्री, पहली बार पिया ने इस तरह उसे बोला था, जिसे सुनकर नील के दिल को एक अलग ही चैन मिला, कानों को बेहद सुकून मिला। हाँ, छोड़ दूँगा अपने मम्मी पापा का घर, अगर आपकी जैसी बीवी मिले तो, उसने मन ही मन बोला। लेकिन फिर अगले ही पल वह चौंक गया। अरे मिलेगी क्या? मिल गई है और यह मेरी ही तो बीवी है। पर मैं तो इस रिश्ते को मान नहीं रहा। फिर यह एहसास मेरे मन में अचानक क्यों आ गया? नील, तुम भी उतरो बेटा। तभी सत्येंद्र बाबू ने आवाज़ लगाई तो नील अपनी सोच से बाहर आया और कार का डोर खोलकर बाहर निकला। सबके पैर छूकर प्रणाम किया। तभी नील ने नोटिस किया कि वहाँ पिया की माँ कहीं नहीं दिख रही थी। वहीं पिया ने भी पापा और दादी के पैर छुआ और फिर दादी के गले लग कर सिसक रही थी। सत्येंद्र बाबू भी पिया का सिर सहलाते हुए चुप करा रहे थे। वह दादी से अलग हुई तो वहीं पार्थ भी पिया को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। पिया और ज़्यादा भावुक हो गई। अब भाई के गले लग वह भी रोने लगे। दादी और पापा दोनों आश्चर्य से देखने लगे। मुश्किल से यह तीसरा दिन है, बस 2-3 दिनों में ही इसने इतना मिस किया। हाँ, वह थोड़ा बुझा बुझा रहता था, पर इतना मिस करेगा अपनी बहन को अंदाज़ा नहीं था किसी को। उसका रोना देखकर नील को भी आश्चर्य हो रहा था। दिल पसीज गया, आखिर दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। और जब उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो नील ने आगे बढ़कर कहा, आप क्यों इतना रो रहे हैं? दीदी की इतनी याद आ रही थी तो तुम आ जाते मिलने। अरे तुम्हें कोई रोक टोक थोड़ी ना है, कभी भी आ जा सकते हो तुम। हाँ बेटा, कितना रो रहे हो? पापा ने भी कहा। तब पार्थ ने ना में सिर हिलाने लगा। अरे हाँ, समझ गया भाई, तुमने बहन को बहुत मिस किया, बहुत प्यार करते हो बहन से। अब बस करो रोना, तुम तो रोने में लड़की से भी आगे हो। दादी ने कहा। हाँ भाई, तुम इतना मुझे याद कर रहे थे, मैंने भी तुम्हें काफ़ी मिस किया। पिया और भावुक हो रही थी। क्यों नहीं आए मुझसे मिलने तुम? नहीं दीदी। हाँ दीदी, मैंने मिस किया आपको, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत याद आ रही थी या आपके बिना हम नहीं रह सकते। तो फिर? क्योंकि दादी बहुत परेशान करती है, बहुत काम करवाती है। जब से आप गई हो ना, तब से ना तो 1 घंटा चैन से बैठ सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ। रात को नींद में भी बोलती है, थैंक यू दीदी तुम आ गई, अब तुम ही रहो उनकी सेवा के लिए। मुझसे नहीं होगा, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है और कुछ कहो तो बेंत लेकर मारने दौड़ती है। सुनकर पिया हंसते हुए मारने लगी और नील भी हंसने लगा। वहीं पापा ने सिर पीट लिया। तो तुम इसलिए रो रहे थे? हाँ पापा। तो दादी गुस्से में बेंत से मारते हुए बोली, चल भाग यहाँ से। तूने 3 दिन मेरी सेवा नहीं की, मेरा काम नहीं किया कि तू इतना परेशान हो गया। यह मेरी पोती बरसों से मेरा सब कुछ कर रही है, पर एक सिकन तक नहीं आया मेरी बच्ची के चेहरे पर। चल भाग यहाँ से। दादी, आपको भगाने की ज़रूरत नहीं,
मैं खुद ही यहाँ से भाग जाऊँगा, आप इतना टॉर्चर करती हो। अच्छा, तो मेरी माँ तुम्हें टॉर्चर करती है? ऐसी बातें करते हैं घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में? सत्येंद्र बाबू ने डपटते हुए कहा। अरे छोड़ो अभी ये सब, दामाद जी पहली बार आए हैं और स्वागत करने के बजाय हम आपस में ही बातें करने में लगे हैं, एक दूसरे की शिकायत करने में। आइए दामाद जी, आप अंदर चलिए। हाँ दीदी, चलो अंदर जल्दी। आपके बैग कहाँ हैं? मैं उठा लेता हूँ। अरे लेकिन मैं बैग लेकर नहीं आई हूँ, शाम को निकलना है तो बैग क्यों लाती? क्या आप भी अभी आई हो दीदी और शाम को निकल जाओगी इतने कम देर के लिए? दीदी आई हो तो कम से कम 4-6 महीने रुक कर जाओ। चल चुप कर, यहाँ यह 4-6 महीने रहेगी ताकि तुझे अच्छा अच्छा बना कर खिलाए, इसलिए ना। भागो यहाँ से। अब वह ससुरबास हो गई तो अपने ससुराल में रहेगी, यहाँ क्यों रहेगी? नहीं दीदी, नहीं, तुम नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। जीजा जी प्लीज़ दीदी को यहीं रहने दीजिए ना। चुप कर, अभी खुद की शादी हो जाएगी तो बीवी को एक पल के लिए नहीं छोड़ेगा, कहीं जाने नहीं देगा, और मेरे दामाद को बोल रहा है 4-6 महीना रहने देने के लिए। नहीं रहेगी, शाम को जैसे कहा है वैसे जा रही है। और चल जल्दी से, सबके लिए चाय बना कर ला फटाफट। और हाँ, उसमें तेज पत्ता ज़रूर डालना। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं तो पिया कहती है, दादी रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ सबके लिए चाय। आइए दामाद जी, अंदर आइए। सब अंदर जाने लगते हैं तब नील कहता है, पापा दादी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, अभी मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, तो कम से कम चाय तो पी कर जाइए। नहीं दादी, शाम को चाय नाश्ता यहीं करते हैं। पक्का? हाँ दादी पक्का। फिर ठीक है बेटा। तब नील ने दादी और सत्येंद्र जी का पैर छुए, पार्थ के बालों में उंगलियां फिराया और कहा, दादी की अच्छे से सेवा करना, अच्छी बीवी मिलेगी। फिर हंसते हुए वह कार में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। और एक बार फिर पिया और उसकी बातें, उसकी यादें दिलो दिमाग में आने लगी, छाने लगी। वह जितना इनकार कर रहा था, बेचारे का दिल उतने ही तेज़ी से इकरार कर रहा था, बेकाबू हो रहा था। वह इस रिश्ते के लिए नाना तो कर रहा था, लेकिन उसका दिल कब पिया के साथ इसके सफ़र पर निकल चुका था, उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह इधर जिया को अब होश आ चुका था। वह अपनी आंखें खोल चुकी थी। सामने अखिल को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखों के कोर से आंसू बह गए। उसे खुशी थी कि अपनों के बीच में आ गई है, अपनों के पास है वह बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं बोल पाई क्योंकि अभी भी कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। वह उठने में, चलने फिरने में भी सक्षम नहीं थी। अखिल ने फ़ोन किया तो डॉक्टर एक बार फिर आए उसका चेकअप करने के लिए। चेकअप के बाद उसे दवाई दी और उसके बताए अनुसार डाइट भी देने के लिए कहा और बोला हफ्ते भर में फिट हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी। अखिल भी अब निश्चिंत हुआ और सोचा, जब भी अच्छी हो जाएगी तो अंकल को फ़ोन कर दूंगा, या नहीं तो मैं ही लेकर चला जाऊंगा इसे। इधर नील ऑफिस आ गया और काम करना शुरू किया। आज मूड काफ़ी अच्छा था। नवल के साथ अपने स्टाफ से भी बहुत ही पोलाइटली बात किया, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा था। वह अपने केबिन में बैठकर नवल से सारी फाइल मंगा ली, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि काम करने में उसे मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी यादें पिया की तरफ जा रही थी। ओफो, मुझे क्या हो रहा है? इसकी याद इतनी क्यों आ रही है मुझे? 2 दिन के साथ में इतना लगाव मुझे तो आज तक कभी किसी लड़की से नहीं हुआ। वह बार बार सर झटक रहा था, लेकिन जितना वह ख्याल से बाहर आना चाह रहा था, पिया की यादें उतनी ही घेर रही थी। ओह, लगता है जल्दी निकलना पड़ेगा। और शाम को जल्दी से ऑफिस से निकल गया, नवल को सब समझाकर। वह बाहर निकला, कार में बैठा और स्टीयरिंग थाम लिया
और निकल गया अपने ससुराल अपने दुल्हनिया को लेने। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।